हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास Node.js की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस पार्ट नंबर 12 के अंदर हम बात करने वाले हैं Node.js का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है URL मॉड्यूल। भाई देखो, जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके करें, ठीक है, यहाँ पे हम Node.js की बात करें तो Node.js के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपर को वहाँ पे URL के साथ वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है URL के साथ वर्किंग करना, ठीक है। तो अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास एक URL करके एक मॉड्यूल होता है। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो जो हमारा डेवलपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो URL से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है URL मॉड्यूल, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि URL क्या होता है और URL के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, क्यों वो यूज़ में आता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी उसके बाद हम आएंगे URL मॉड्यूल के ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको URL की यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये URL क्या होता है, अ URL इज द एड्रेस ऑफ अ यूनिक रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। भाई जिस तरह से आपको पता है हमारे पास इंटरनेट में बेशुमार हमारे पास वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, HTML के पेजेस हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं और भी बहुत सारा हमारे पास डेटा है जो कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो अगर हमें वो किसी यूनिक रिसोर्स को एक्सेस करना है इंटरनेट के ऊपर तो हमें उसका वेब एड्रेस पता होना चाहिए, और उसी वेब एड्रेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, URL, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब अगर कोई यूनिक रिसोर्स है इंटरनेट के ऊपर, अगर उसे हमें लोकेट करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें उसका स्पेसिफिक URL पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, it is one of the key mechanisms used by browsers to retrieve published resources such as HTML pages, CSS documents, images and so on। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो URL है ना, ये एक ऐसा की मैकेनिज्म है जो कि ब्राउजर्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि पब्लिश्ड रिसोर्सेज जो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, अपलोडेड हैं, ठीक है, उनको रिट्रीव करने के लिए हम URL का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है कि कौन कौन सी पब्लिश रिसोर्सेज हो सकती हैं इंटरनेट के ऊपर। जिस तरह आपके HTML पेजेस हो गए, CSS डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं उनके पर्टिकुलर URL की मदद से, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, इन थियोरी ईच वैलिड URL पॉइंट्स टू अ यूनिक रिसोर्स। मतलब जो आपका वैलिड URL है ना, ठीक है, मतलब एक यूनिक वैलिड URL है, ठीक है, वो पॉइंट आउट करेगा किसी एक यूनिक रिसोर्स की तरफ ऑन द इंटरनेट। रिसोर्स मतलब जिस तरह से मैंने बताया, वेबसाइट हो सकती है, वेब एप्लीकेशन, इमेजेस, आपके HTML पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, वीडियोस हो सकती हैं, सही है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है किसका, URL का। अच्छा, अब आगे आ जाओ। तो भाई देखो, अब मैं आपको कुछ URL की एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, हमारे पास एक URL है जो कि सबने इसका नाम भी सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है, जो कि है गूगल का, ठीक है। तो HTTPS होता है, उसके बाद गूगल का आपके पास डोमेन होता है, ठीक है, उसका नाम होता है। फिर इसी तरह आपने फेसबुक का URL देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका URL होता है। मतलब ये जो गूगल का URL है, ये स्पेसिफिक कौन सी रिसोर्स को एक्सेस करके देगा, गूगल को। सेम इसी तरह फेसबुक का जो URL है वो आपको फेसबुक की यूनिक रिसोर्स को, मतलब उसी की वेबसाइट को एक्सेस करके देगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप गूगल को एक्सेस करो आपके पास फेसबुक ओपन हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हर एक यूनिक रिसोर्स का एक पर्टिकुलर URL होता है, वेब एड्रेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, हर एक URL के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं। तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो, मेरे पास एक URL है www.example.com, ठीक है।
तो अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, कुछ सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, HTTPS, इसको हम क्या कहते हैं, HTTP प्रोटोकॉल। जिस तरह फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे S लगा हुआ है। S का मतलब SSL सर्टिफिकेट जो होता है हमारे पास, जो कि हमारी इस HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हैंडल करते हैं, वो सारा जो काम है वो सिक्योर वे में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे HTTPS। क्योंकि हमें पता है कि जिस वेबसाइट के URL से पहले यहाँ पे मतलब उसके बाद में S लगा हुआ होता है वो सिक्योर होती है, लेकिन जिस वेबसाइट में S नहीं लगा होता वो लेस सिक्योर होती है। क्योंकि जिस वेबसाइट के ऊपर आपके पास ये URL में S लगा हुआ होता है, इसका मतलब उसमें जो भी डेटा ट्रांसमिशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो सारा काम एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड होता है, इसका मतलब वो ज्यादा सिक्योर होता है। लेकिन HTTP जो होता है आपके पास वो लेस सिक्योर होता है एज कंपेयर टू HTTPS। क्योंकि आपको पता है ना, जब भी आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे और सर्वर आपको रिस्पांस भेजेगा क्लाइंट पे, तो ये सारा काम सिक्योरली मैनर में अगर आपको करवाना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं HTTP का प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है डोमेन, और इसी पोर्शन को डोमेन के अलावा हम होस्ट नेम भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास समझ लो एक यूजर फ्रेंडली नेम होता है आपकी वेबसाइट का। जिस तरह फेसबुक का हमें URL तक याद है, क्यों, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली उसका डोमेन नेम है, इसलिए वो हर किसी को क्या है, याद है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स मैंने अभी आपको बताया, एक प्रोटोकॉल है, डोमेन है और होस्ट नेम है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखो जब भी आपको URL लिखते हो तो एंड में आपके पास ये / होता है। ठीक है, इस / का भी एक मतलब है, और वो क्या मतलब है, देखो इसको हम कहते हैं रूट पाथ, या फिर कहीं कहीं इसको हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ भी कहा जाता है। क्योंकि भाई देखो जब भी आप इस तरह से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हो ना, example.com हो गया, facebook.com हो गया, google.com हो गया, इन सब के आगे आप देखो क्या लगा हुआ है, / लगा हुआ है, और / मैंने क्या बताया, रूट पाथ। तो जब भी आप रूट पाथ को एक्सेस करते हो ना, तो आपको आपकी वेबसाइट का होम पेज, इंडेक्स पेज एक्सेस होता है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह से एक्सेस करते हो वेबसाइट को तो होम पेज शो होगा। लेकिन अगर उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, जिस तरह अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, तो उसका भी एक काम है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। मतलब वो जो अबाउट अस होता है और कॉन्टेक्ट अस वगैरह होता है उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, पाथ। लेकिन अगर उस पाथ के बगैर, मतलब अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के बगैर आप इस तरह से एक्सेस करोगे तो आपको आपकी वेबसाइट का होम पेज शो होता है, जिसको हम कहते हैं रूट पाथ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल, डोमेन, होस्ट नेम तो आपको समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर अगर आप अबाउट अस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह का आपके पास URL जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट है, उसके बाद /about us, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास कहलाता है पाथ। मतलब जब आप इसको एक्सेस करोगे अबाउट अस वाले पाथ को, तो आप अबाउट अस वाले पेज पे चले जाओगे। ठीक है, सेम इसी तरह आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड, मतलब जब आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पे क्लिक करते हो, उसके लिंक पे क्लिक करते हो, तो हमारे पास ये जो कॉन्टेक्ट अस है इस तरह से /contact us, ये भी क्या कहलाता है, आपका पाथ। सेम इसी तरह अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और उसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिस तरह से आपके पास अलग अलग कैटेगरीज हो गई, शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स, जीन्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट आपको नजर आ रही है example.com, और ये जो /कैटेगरी है ये भी क्या कहलाएगा, इसका पाथ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अक्सर आपने यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स भी देखे होंगे जो कि / से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। किस तरह, यहाँ पे देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये कैटेगरी क्या है, पाथ है। लेकिन अक्सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड पाथ का, जिसके अंदर देखो क्या है, जिस तरह मैंने बताया ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें आप शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स वगैरह सेल आउट कर रहे हो, तो ये देखो ये कैटेगरी है, और कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी जिसका क्या नाम है, शर्ट्स। तो कैटेगरी के अंदर मजीद भी कैटेगरीज हो सकती है ना, कैटेगरी शर्ट्स भी हो सकता है, कैटेगरी ट्राउजर्स, कैटेगरी जीन्स, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा आपका नेस्टेड पाथ, मतलब जिसके अंदर आपके पास एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास ये मल्टीपल / के साथ सेपरेट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड पाथ। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है आपको, ये हमारे पास हमारा जो कंप्लीट URL होता है उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला सेगमेंट, फिर डोमेन, होस्ट नेम वाला सेगमेंट क्लियर हो गया, पाथ वाला हो गया, नेस्टेड पाथ वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी के आगे कुछ और हमारे पास सेगमेंट है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद नेम = अली, और फिर M% का साइन है, एज = 21। मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, मतलब इस तरह का जो URL है ये आपने तब देखा होगा जब आप कहीं भी सर्चिंग करवाते हो।
जिस तरह गूगल है, ठीक है, गूगल के अंदर आप कोई भी चीज क्या करते हो, टाइप करते हो और सर्च के ऊपर क्लिक करते हो, तो इस तरह की आपकी ये जो क्यूरी है ना, मतलब इस तरह का जो ये पूरा यूआरएल है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो देखो इस यूआरएल के अंदर ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर। क्या कहते हैं? क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, उसके राइट साइड पे, मतलब उसके बाद जितना भी डेटा होता है वो कहलाता है आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग। क्या कहलाता है? क्यूरी स्ट्रिंग। और इस क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर ना पैरामीटर्स हम पास करते हैं। जिस तरह हमने सर्च किया गूगल पे, हमने क्या किया, सर्च किया, तो जब आप सर्च के बटन पे क्लिक करते हो तो इसी तरह की क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट होती है। और इसी क्यूरी स्ट्रिंग में जो पैरामीटर्स हैं, जो डेटा है, इसी की मदद से आपका वो जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो जनरेट किया जाता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, नेम इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स के अंदर जो डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा होता है ना, वो की वैल्यू पेयर में हो रहा होता है। मतलब ये जो नेम है ये क्या है, की है, और वैल्यू क्या है, अली। सेम इसी तरह एज क्या है, की है, और 21 क्या है, उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एम% लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एम%। मतलब देखो जब आप यूआरएल में मल्टीपल क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास करते हो ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको लाजमी यहाँ पे एम% लगाना होता है। मतलब देखो मैंने एक की वैल्यू पेयर बनाया ना, मतलब एक क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर बनाया जिसका क्या नाम है, नेम इज इक्वल टू अली। अब अगर मुझे दूसरा बनाना है तो उसके बीच में मुझे यहाँ पे सेपरेटर लगाना है जिसका क्या नाम है, एम%। मतलब अगर मैं एम% हटा दूंगा ना, तो ये इसको यूआरएल को सही तरह पार्स नहीं कर पाएगा। जिस तरह अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने गूगल को क्या किया, एक्सेस किया है, ठीक है। आप इसका यूआरएल देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे यूआरएल है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी सर्च करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो चैट जीपीटी, ठीक है। क्या सर्च किया मैंने यहाँ पे, चैट जीपीटी, और यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा। तो जैसे एंटर करूंगा ना, आप इसका एड्रेस बार देखना, ठीक है, मतलब इसका यूआरएल देखना। देखो एंटर करते हैं तो ये देखो, आप जरा अब इसका यूआरएल देखो। मतलब मैंने सर्च क्या करवाया, चैट जीपीटी। तो देखो इसने एक पूरी की पूरी यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग हमारे यूआरएल के अंदर जनरेट करके दी है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल है, मतलब हमारा डोमेन है। उसके बाद देखो हमारा पाथ है, और फिर देखो क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर मतलब क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद देखो इसने हमारे पास एक की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग मतलब क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर जनरेट किया है जिसका नाम रखा है क्यू। और उसके अंदर देखो इसने इज इक्वल के बाद क्या डाल दिया, चैट जीपीटी, जो कि हमने यहाँ पे सर्च करवाया था। देख रहे हो, मतलब ये चैट जीपीटी वैल्यू है और ये क्यू है, क्यू मतलब क्यूरी, और ये क्वेरी क्या है, ये हमारे पास है उसकी की। तो ये हो गया हमारे पास की वैल्यू पेयर। और भाई देखो जब इसने सर्चिंग करवाई तो देखो इसने कुछ और भी कीज बनाई है। देख रहे हो, एम% है और उसके बाद कुछ और भी कीज हैं, और भी डेटा है। मतलब गूगल का अपना एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो क्या करता है, ये सारी सर्चिंग करवा के आपको उसका आउटपुट देता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यूट्यूब ऑन कर लिया, और देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यूट्यूब के अंदर अभी सिंपल सा उसका एक यूआरएल है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्चिंग करवाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ चैट जीपीटी ट्यूटोरियल, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सिंपल एंटर करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो इसने मुझे आउटपुट जनरेट करके दिए। लेकिन अब आप जरा इसकी क्यूरी स्ट्रिंग देखो, ये देखो ये उसी तरह का पूरा डोमेन है, और उसके बाद देखो स्लैश रिजल्ट्स, ये क्या है, पाथ है, और फिर देखो क्वेश्चन मार्क क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर, और उसके बाद देखो इसने यहाँ पे एक पाथ बनाया, मतलब एक की वैल्यू पेयर के अंदर किस तरह से डेटा बनाया, की का नाम रखा सर्च क्यूरी, और वैल्यू के अंदर यहाँ पे देखो क्या डाल दिया, चैट जीपीटी ट्यूटोरियल। और भाई देखो चैट जीपीटी और ट्यूटोरियल के बीच में मैंने स्पेस दिया था ना, तो उसने स्पेस को किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस से। मतलब ये यूआरएल एनकोडिंग की अपना एक स्टाइल है, ठीक है। तो देखो जब भी आप सर्चिंग करते हो तो इस तरह से आपके पास यूट्यूब क्या करता है, आपकी क्यूरी स्ट्रिंग को जनरेट करता है। ये वही क्यूरी स्ट्रिंग है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, ये वाली क्यूरी स्ट्रिंग। देख रहे हो, इसी तरह की क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हुई थी ना गूगल में भी और हमारे पास यूट्यूब में भी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा अब आगे आ जाओ, एक और चीज भी है इसके अंदर। अब जरा आप यूआरएल के ऊपर फोकस करो। आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया, डोमेन, होस्ट नेम, पाथ समझ में आ गया, क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर, क्यूरी स्ट्रिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर में होते हैं, एम% में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट, देखो लास्ट पार्ट कौन सा, ये हैश वाला, इसको हम कहते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट। मतलब जब भी आपको यूआरएल में हैश देखने को मिले और उसके बाद कोई टेक्स्ट आपको देखने को मिले, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट। अब ये हैश साइन और फ्रेगमेंट का क्या यूज होता है यूआरएल के अंदर, मैं आपको इसको समझाता हूं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हैश साइन एंड फ्रेगमेंट। इसका पहला पॉइंट यहाँ पे देखो,
अ हैश साइन इन अ यूआरएल इज रेफर्ड टू एज अ फ्रेगमेंट। मतलब देखो, जब भी आप यूआरएल के अंदर हैश साइन देखो ना, तो आप समझ जाओ कि वो बेसिकली क्या है, आपके पास एक फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है यूआरएल में, अब इसको देखो सेकंड पॉइंट में। देखो क्या कह रहा है, हिस्टोरिकली यूआरएल फ्रेगमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू ऑटोमेटिकली सेट द ब्राउजर्स स्क्रॉल पोजीशन टू अ प्री डिफाइंड लोकेशन इन द वेब पेज। भाई देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेब पेज है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो इसका मतलब आपको उस वेब पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। मतलब आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सेक्शन 3 देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करके और नीचे आओगे सेक्शन 4 देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करके और नीचे आओगे सेक्शन 5 देखने को मिलेगा। तो ये जो हैश साइन है ना, ये क्या करता है, आपका वो जो ब्राउजर है, आपका जो वेब पेज है, उसका जो स्क्रॉल पोजीशन होता है उसको हम सेट करवाने के लिए ये हैश का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब अगर मैं क्या करता हूं, किसी लिंक पे क्लिक करता हूं, तो हमारे पास इस तरह का यूआरएल जनरेट होता है जिसके अंदर हैश होता है, और फिर मैं डायरेक्ट मूव करके कहां चला जाता हूं, सेक्शन 4 पे चला जाता हूं। और सेक्शन 4 के अंदर मुझे कोई एक लिंक मिलता है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह का यूआरएल जनरेट होगा और मैं सेक्शन 1 पे चला जाऊंगा। मतलब वो ऑटोमेटिक जो हमारे पास स्क्रॉल की जो पोजीशंस होती है ना, ठीक है, उनको सेट करवाने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, इन दैट सेंस इफ अ यूआरएल रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट देन द फ्रैगमेंट्स रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सब सेक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। मतलब देखो वही पॉइंट जो अभी मैं बता रहा था कि आपका जो यूआरएल है वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या करता है, रेफर करता है, और डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास सब सेक्शंस भी तो हो सकते हैं ना, तो उन सब सेक्शंस को जो पॉइंट करता है, जो हाईलाइट करता है, वो कौन होते हैं, आपके फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब समझ लो एक बड़ी चीज है, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, अलग अलग पोर्शंस हैं। तो जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो इस तरह का यूआरएल जनरेट होता है, आप किसी दूसरे सब सेक्शन पे चले जाओगे, वहां पे अगर आपको कोई लिंक मिलता है जो कि आपको किसी दूसरे सब सेक्शन पे ले जाएगा, लेकिन ये सारा काम उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसी वेब पेज के अंदर रहते हुए हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला हैश जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 3, ये होता है बेसिकली हमारे पास हमारा फ्रेगमेंट। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वो जो हमारा यूआरएल मॉड्यूल है, जो कि एक बिल्ट इन यूआरएल मॉड्यूल है, किसके अंदर, नोड.जेएस के अंदर। तो भाई देखो पीछे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई कि यूआरएल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं वो जो हमारा यूआरएल मॉड्यूल होता है, जिसके साथ हम यूआरएल के साथ वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द यूआरएल मॉड्यूल स्प्लिट्स अप अ वेब एड्रेस इनटू रीडेबल पार्ट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपका यूआरएल मॉड्यूल है ना, ये वो जो आपका वेब एड्रेस होता है ना, यूआरएल होता है किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स का, किसी भी यूनिक रिसोर्स का, उसको अगर हमें स्प्लिट करके रीडेबल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूआरएल मॉड्यूल। भाई देखो यूआरएल के अंदर बहुत सारी चीजें है ना, हमारा HTTP भी है, हमारा डोमेन का नाम भी है, ठीक है, क्यूरी पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अपने इस यूआरएल मॉड्यूल के थ्रू ना क्या करवा सकते हैं, वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं कि भाई अगर सपोज करो कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है जो कि हमारे पास HTTPS प्रोटोकॉल में नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स को क्या करना है, हाइड करना है कि भाई हम नहीं चाह रहे कि उस डोमेन से कोई रिक्वेस्ट आए, मतलब किसी स्पेसिफिक रिसोर्स से अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसको अगर हमें वैलिडेट करना है या रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फिर ये जो क्यूरी पैरामीटर्स आ रहे हैं, अगर इसके अंदर डेटा सही नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको वैलिडेट करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे किस्म के टास्क हो सकते हैं जो कि हम अपने इस यूआरएल मॉड्यूल की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो यूआरएल होता है ना, कंप्लीट यूआरएल, उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द Node.js URL module provides us with utilities for the resolution and parsing of the URL। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो Node.js का URL मॉड्यूल है ना, ये हमें बहुत सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है। यूटिलिटीज मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने यूआरएल को पार्स कर सकते हैं। पार्स का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सीक्वेंस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू अ ट्री और अ पार्स ट्री, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट्स इजियर टू रीड, अंडरस्टैंड एंड यूज। मतलब यहाँ पे देखो पार्सिंग के बारे में बता रहा है, मतलब यूआरएल को जो हम पार्स करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझना। मतलब देखो जो हमारा यूआरएल होता है ना, जो एक रॉ यूआरएल होता है, वो समझ लो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है।
लेकिन जब हम उस अनस्ट्रक्चर्ड यूआरएल को पार्स करते हैं तो वो जो पार्स है होता है ना हमारे पास, वो जो यूआरएल होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड यूआरएल बन जाता है, जिसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना और यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम भी अपने यूआरएल की क्या करेंगे, पार्सिंग करेंगे यूआरएल मॉड्यूल की मदद से, जिससे क्या होगा कि वो जो यूआरएल का डेटा है ना उसको यूज करना, समझना, रीड करना बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो उसका लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द यूआरएल स्ट्रिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग दैट कंटेन्स मल्टीपल सेगमेंट्स। देखो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो यूआरएल स्ट्रिंग होता है जब हम उसको पार्स कर लेते हैं तो वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग बन जाता है जिसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, और उन मल्टीपल सेगमेंट्स को हम अपने वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करवा सकते हैं, वैलिडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है यूआरएल मॉड्यूल का। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो मैं चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो मैं आ गया अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे देखो मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है, प्रोजेक्ट फोल्डर, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे देखो यूआरएल मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है, और उसके अंदर देखो एक index.js की एंट्री पॉइंट वाली फाइल है और package.json फाइल है। package.json फाइल मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि npm init कमांड को यूज करके हम जनरेट करते हैं, और इसकी जो एंट्री पॉइंट फाइल होती है वो कौन सी होती है, index.js। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना यूआरएल मॉड्यूल क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ यूआरएल, और रिक्वायर मेथड का हम यूज करके वो जो हमारे पास यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल मॉड्यूल जिसका नाम क्या है यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे गेट करके इस यूआरएल के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगा। भाई देखो यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स मतलब दो एग्जांपल्स करके बताऊंगा, ठीक है। एक में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक स्टैटिक यूआरएल यूज करेंगे और उसके साथ हम वर्किंग करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर HTTP मॉड्यूल को पढ़ा था, उसके अंदर सर्वर क्रिएट किस तरह से करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल की मदद से मैं क्या करूंगा, आपको ये यूआरएल मॉड्यूल समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ ADR मतलब एड्रेस, और इसके अंदर वो जो मेरा यूआरएल था ना, जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स पे दिखाया था, वो यूआरएल मैं अपने इस स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, Ctrl+V करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा यूआरएल आ गया, जिसके अंदर देखो आपको HTTP प्रोटोकॉल भी नजर आ रहा है, हमारा डोमेन भी नजर आ रहा है, और इसके अंदर देखो आपको नेस्टेड पाथ भी नजर आ रहा है, और इसके अंदर वो जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग आपको बताई थी, जिसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग के पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो एक की वैल्यू पेयर में आपको क्यूरी स्ट्रिंग के पैरामीटर नजर आ रहे हैं, और उसके बाद वो जो फ्रेगमेंट होता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब ये कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे, मतलब समझ लो मैंने एक स्टैटिक यूआरएल यहाँ पे इस एड्रेस के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे डाल दिया। अब इसी को मैं यूज करके दिखाता हूँ, पहले इसको यूज करके दिखाता हूँ, फिर रियल टाइम में इसको किस तरह से यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो मैं एक और कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ माई यूआरएल, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो यही वाला जो मॉड्यूल है, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो यूआरएल मॉड्यूल है जिसको मैंने यहाँ यूआरएल में गेट किया था, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, मेथड यूज करता हूँ, जिसका क्या नाम है पार्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये ADR मतलब एड्रेस वाला ये जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक बूलियन वैल्यू पास करूंगा ट्रू, ठीक है, जिससे हमारी इसकी पार्सिंग क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक यूआरएल यहाँ पे यूज किया, और इसको मैंने url.parse की मदद से यहाँ पे क्या करवा लिया, पार्स करवा लिया। पार्स से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, यूआरएल होता है, स्ट्रिंग होता है, उसको वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाल के यहाँ पे माई यूआरएल के अंदर क्या करेगा, डाल देगा। इसका मतलब अब ये जो माई यूआरएल है ना, ये हमारे पास यूआरएल क्लास का क्या बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, और जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा है, जो यूआरएल है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे हमें नजर आएगा, ठीक है। तो इसी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे आपको console.log करके दिखाऊं, ठीक है, कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे देखो माई यूआरएल वाला, तो अब ना आपको इसके अंदर ये बताएगा कि भाई ये वाला जो यूआरएल है माई यूआरएल के अंदर, इसके अंदर प्रोटोकॉल क्या है, होस्ट नेम का नाम क्या है, ठीक है, हमारे पास पाथ क्या है, और ये जो क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं ये क्या है, हैश क्या है, मतलब हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए वही जो सिंपल तरीका है, नोड और फिर हमारी फाइल का नाम जो कि है index.js, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो हमारे टर्मिनल में, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और इसको शुरू से आपको दिखाता हूँ।
देखो ये पूरा का पूरा यूआरएल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो हुआ है और इसके अंदर देखो हमारे पास बहुत सारी यूटिलिटीज है, मतलब हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप अपने यूआरएल के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो, या तो सेट करवा सकते हो या गेट भी करवा सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल क्या आता है, यहाँ पे देखो HTTPS प्रोटोकॉल आपको गेट करके दे रहा है, फिर स्लैशेस मतलब इस यूआरएल के अंदर स्लैशेस हैं, बिल्कुल है। फिर देखो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, वो अभी हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है इसलिए नल आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखो होस्ट मतलब वही जो मैंने बताया था, होस्ट नेम होता है, डोमेन होता है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है www.example.com। पोर्ट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, पोर्ट मेंशन नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो होस्ट और होस्ट नेम, ये आपको सेम डेटा यहाँ पे गेट करके दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हैश, मैंने बताया था ना वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे देखो गेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका क्या नाम है हैश, उसके थ्रू आप इसको गेट कर सकते हो। और फिर देखो सर्च, मतलब वो जो क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स थे ना उसके थ्रू हम बेसिकली क्या करवाते हैं, सर्चिंग वाला काम करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो सर्च की एक यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपके पास वो जो क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर होता है और पूरी की पूरी क्यूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे गेट करके दे रहा है। और फिर यहाँ पे देखो एक और हमारे पास पैरामीटर है क्यूरी, जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब वो जो आपको एक जेसन स्टाइल में डेटा होता है ना, की वैल्यू पेयर्स में ऑब्जेक्ट होता है, उस तरह से यहाँ पे देखो ये आपको डेटा गेट करके दे रहा है। ये कौन सा डेटा है, वही क्यूरी स्ट्रिंग वाला डेटा है जिसके अंदर मैंने नेम और एज पास किया था। तो इस तरह से भी आप इसको गेट करवा सकते हो। और फिर देखो पाथ नेम, मैंने बताया था ना हमारे पास वो जो स्लैश चाहे नेस्टेड पाथ हो या सिंगल पाथ हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है जिसका क्या नाम है पाथ नेम, ठीक है। फिर आ जाओ पाथ। अब यहाँ पे आप जरा पाथ नेम और पाथ में डिफरेंस देखो। पाथ नेम के अंदर सिंपल वो जो हमारा पाथ होता है, जिस तरह कैटेगरी सर्च हो गया वो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन पाथ के अंदर कंप्लीट पाथ होता है जिसके अंदर हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग भी आ जाती है, देख रहे हो। तो ये हमारे पास डिफरेंस है पाथ नेम और पाथ प्रॉपर्टी के अंदर। फिर देखो यहाँ पे HREF, अब देखो HREF के अंदर आपके पास पूरा का पूरा आपका वो जो URL है, पूरा का पूरा जो आपका वेब एड्रेस है वो आपको यहाँ पे HREF प्रॉपर्टी की मदद से मिलता है। इसका मतलब अब आप देखो कि अगर आप प्रोटोकॉल के साथ काम करना चाह रहे हो, उसके ऊपर कोई वैलिडेशन वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, होस्ट को चेक करना चाह रहे हो वो करो, ऑथ को चेक करना चाह रहे हो वो करो, होस्ट नेम हो गया यहाँ पे, फिर देखो पाथ है, पाथ नेम है, इसके साथ काम करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखो मैंने माई URL सिंपल लिखा है ना, मैं डॉट लगा के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटोकॉल को गेट करता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, मतलब अब मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ डॉट होस्ट मुझे दिखाओ, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं कंसोल डॉट लॉग को पेस्ट करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे हैश दिखाओ, ठीक है, हैश दिखाओ। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे वो जो क्यूरी पैरामीटर्स थे वो दिखाओ, जिसके लिए मैं यहाँ पे सर्च का यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे आप पाथ दिखाओ, ठीक है, पाथ नेम, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ पाथ नेम को यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप मुझे यहाँ पे दिखाओ। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो ये 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे आके दोबारा इसी कमांड को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, नोट index.js एंटर करते हैं। तो ये देखो प्रोटोकॉल आ रहा है, उसके बाद आपका होस्ट आ रहा है, उसके बाद आपका हैश आ रहा है, फिर सर्च के जो पैरामीटर्स होते हैं मतलब क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स वो आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे आपका पाथ आ रहा है, देख रहे हो। मतलब आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कॉल करके उसके ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हो, इफ एल्स वगैरह लगा सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये पहली एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर मैं यहाँ पे देखो एक स्टैटिक यहाँ पे URL यूज कर रहा था। ये स्टैटिक URL आपके पास बिल्कुल रियल URL जैसा है, मतलब इसी तरह से आपकी वेबसाइट्स के अंदर जो कि URLs होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो समझ लो ये उसी ओरिजिनल URL की एक कॉपी है जिसके साथ आप URL मॉड्यूल को यूज करके इनके ये वाली जो यूटिलिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन भाई सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमने HTTP मॉड्यूल पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हम सर्वर क्रिएट करते थे, वहाँ पे रिक्वेस्ट को रिसीव करते थे और रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते थे। तो वहाँ पे भी हमारे पास URL आता था ना, तो अगर वहाँ पे मैं ये URL मॉड्यूल अप्लाई करूँ तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखो ये सारा कोड यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल/, और यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं वो दूसरा वाला मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि था HTTP मॉड्यूल, ठीक है, और रिक्वायर के साथ इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्या नाम था हमारे मॉड्यूल का, HTTP, ठीक है, और उसको मैंने HTTP वेरिएबल के अंदर ही यहाँ पे क्या कर लिया, गेट कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो HTTP.create सर्वर,
ठीक है, ये मेथड है सर्वर को क्रिएट करने का। और फिर इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास कर देते हैं जो कि एक एरो फंक्शन होता है। ठीक है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और दूसरा होता है रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। और फिर यहाँ पे देखो क्रिएट सर्वर का मेथड जहाँ पे एंड हो रहा है, यहीं पे हम यहाँ पे एक लिसन का मेथड यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वो जो पोर्ट नंबर होता है, स्पेसिफिक पोर्ट नंबर जो भी फ्री हो, उसके ऊपर हम अपने इस सर्वर को क्या करते हैं, लिसन करवाते हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर यहाँ पे मैं वही डिफॉल्ट यूज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3000, जो कि हमें Node.js प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद इसके होस्ट का नाम यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्या देता हूँ, लोकल होस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। और ये कॉल बैक फंक्शन कब चलेगा, जब हमारे पास ये सर्वर क्रिएट हो जाता है और वो 3000 पोर्ट पे लिसन करने लगता है, तो तब हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलता है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं console.log करवा लेता हूँ, console.log। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ आर सर्वर इज अप एंड रनिंग एट, जो भी हमारा सर्वर है, ठीक है, और उसका पोर्ट नंबर। ठीक है, सही है। तो अब इसको सेव करते हैं। और अगर इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स भी भेज देता हूँ। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ res.write और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। ये सारा काम हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने HTTP मॉड्यूल वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लो इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को मैं एंड करता हूँ, res.end करके इसको मैं एंड करता हूँ। और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अपना ये टर्मिनल मैं क्लियर करता हूँ, एंटर करते हैं। और अब ये वाली जो कमांड है हमारे पास, ठीक है, -वॉच और यहाँ पे index.js, इस कमांड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता दिया है। इससे क्या होगा, हमें बार बार अपना ये सर्वर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास वो रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो मैसेज आ गया, आर सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो अब चलते हैं अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, एंटर करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। इसका मतलब बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा बिल्कुल सर्वर सही तरह से क्रिएट हो गया और रिस्पॉन्स भी बिल्कुल सही तरह से जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब आप जरा यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मैंने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाया इस क्रिएट सर्वर के मेथड के अंदर, तो जो भी हमारा URL हम रिक्वेस्ट करते हैं वो इस रिक्वेस्ट के अंदर आके स्टोर होते हैं। और फिर जब भी हम उसको रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं तो हम ये वाला पैरामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो हमारे पास बिल्कुल सही तरह से जनरेट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे रिक्वेस्ट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं console.log करके मतलब टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये जो REQ है, ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पहले आप इसको समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको मैंने सेव किया और अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं उसी तरह का एक URL यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो /कैटेगरी, ठीक है, /कैटेगरी और / यहाँ पे मैं कह देता हूँ सर्च। और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर जनरेट करता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अली। और फिर यहाँ पे देखो % लगाता हूँ और उसी तरह से यहाँ पे डाल देता हूँ एज इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने एक क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या कर ली, जनरेट कर ली। और अब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे तो हमें इसका कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा क्योंकि इसका URL जो है, इस URL के अगेंस्ट में हमने कोई वर्किंग नहीं की, लेकिन इसका आउटपुट मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, मतलब देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया था ना console.log के अंदर, तो ये देखो ये रिक्वेस्ट देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो। मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। सही है, देखो आप इसको देखना तसल्ली से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे req.url की इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे आके देखना, मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर आ रहा है। अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे, तो यहाँ पे देखो इसने हमें ये जनरेट करके दिया है, देख रहे हो, request.url ने हमें ये वाला डेटा क्या किया, रिटर्न करवाया है। मतलब वो जो डोमेन था, पोर्ट नंबर था, लोकल होस्ट वगैरह, वो इसने हमें यहाँ पे शो नहीं करवाया। ये हमें सिर्फ कौन सा पार्ट गेट करके दे रहा है, वो जो /कैटेगरी के बाद वाला पार्ट था। मतलब यहाँ पे देखो ये हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे गेट करके दे रहा है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, पाथ आ जाता है, हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो इसके साथ अगर वर्किंग करनी है तो हम URL मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये इसने हमें पूरी लाइन जनरेट करके दी है ना request.url ने। और फिर देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो हमारे पास फेविकॉन आइकन भी, उसकी भी एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। आइकन कौन सा था मैंने आपको बताया था,
ये देखो, ये जो आपको हमारे यूआरएल से पहले ये जो एक आइकन नजर आ रहा है ना, ये है बेसिकली फेविकॉन आइकन। मतलब इसकी रिक्वेस्ट भी ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे जनरेट होती है, ये इसी के अंदर एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो request.url है ना, अब मैं इसको पार्स करता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन थी ना, देखो ये वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रिएट सर्वर के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो ये जो ADR है, अब मैं इसकी जगह यहाँ पे पास करता हूँ ये req.url। ठीक है, मतलब इसकी जो भी रिक्वेस्ट थी उसको मैंने पास करवा के कहाँ पे भेज दिया, माई URL के अंदर। ठीक है, और अब देखो माई URL के अंदर यहाँ पे देखो मैं console.log के अंदर ये माई URL पास करता हूँ और डॉट लगा के यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो सर्च है इसको गेट कर लेता हूँ। सर्च एक प्रॉपर्टी थी ना जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर बताई थी। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट रिसीव होता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके एक दफा इसको मैं फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है सर्च, मतलब वो जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर थे वो हम कैसे एक्सेस करते हैं सर्च प्रॉपर्टी की मदद से, तो हमें ये पूरा यहाँ पे वो गेट करके दे रहा है, देख रहे हो। और नल यहाँ पे क्यों आ रहा है, नल आ रहा है वो फेविकॉन आइकन का, क्योंकि उसका तो उसकी रिक्वेस्ट में तो कोई भी हमारे पास ये क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखो अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ पाथ नेम। ठीक है, मतलब पाथ नेम भी चेक करते हैं जो मैंने आपको पहले चेक करके दिखाया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, इसको एक दफा फिर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर आ गया। यहाँ पे देखो अब ये देखो ये हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर है और उसके बाद देखो ये हमारे पास पाथ नेम है। सही है, मतलब जो हमारे पास माई URL के अंदर आ रहा है उसी के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज लगा के उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप URL मॉड्यूल को यूज कर सकते हो अपने इस Node.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js की इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।